अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं भारत की हर दिल अजीज शख्सियत शहजाद भाई। शहजाद भाई हैज बीन वेरी वोकल ऑन इंडियन मीडिया, और आज के दौर में बहुत जरूरी है कि वन हैज टू स्पीक। शहजाद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपका कि आपने मुझे आपके बहुत ही पॉपुलर इस शो पर आपने इनवाइट किया, आपने चैनल पर बुलाया और लगातार आपसे राब्ता रहता है। वी आर ऑलवेज इन टच इन वन वे और द अदर। पर आरिफ भाई, मैं इसलिए भी आया हूं आपके शो पर क्योंकि आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आप में और मेरे में एक और समानता है। वन मोर सिमिलैरिटी। आपका नाम जहां से पड़ा है, अजाकिया, तो आप अजाक से हैं, गुजरात से, करेक्ट? और जी जी। मेरी भी माँ, मेरा जो कम्युनिटी है वो भी गुजरात से ही आता है। तो मैं आधा गुजराती हूँ। मैं आधा अच्छा, गुजराती दिल्ली में और आप आधे गुजराती यूरोप में। वही। अच्छा, मुझे भी हमेशा ताने मिलते रहते हैं कि हिंदुस्तान का बंटवारा तो तुम्हारे दो काठियावाड़ी भाइयों ने किया था, एक मोहन चंद गांधी और एक जिन्ना। तो हम पे ये इल्जाम भी लगता है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ वल्लभ भाई पटेल भी तो उधर ही से थे। और तो आज मोदी भी जुड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जी। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं। हम सवालात बाद में लेंगे, पहले मेरे पास जो जी जी। हजारों सवाल आते हैं, हम लिमिटेड टाइम में उसको कवर बिल्कुल करने बिल्कुल की बिल्कुल। कोशिश करेंगे। शुरू कीजिए। जी। मैं शुरू करूंगा। अभी एक रिसेंट वाकया हुआ है फ्रांस में, उसके जी बैकग्राउंड में अगर हम जी जाएं तो ये लड़का जो पकड़ा गया है फ्रेंच लोगों को छुरियां मारते हुए, गुस्ताखाना जी के छापे हैं चार्ली हेब्दो ने इसके हवाले से। तो इसकी स्टोरी ये है कि 15 साल की उम्र में, 3 साल पहले ये फ्रांस आया था कि मदरसे में पाकिस्तान में मौलवी मेरा रेप करता रहा और कोई मेरी सुनता नहीं था। फिर दूसरे बड़े बच्चे जो थे मदरसे के, वो भी मुझे जी रेप करते रहे। फैमिली ने ध्यान नहीं दिया तो मैं भाग के फ्रांस आ गया। लेकिन अब मदरसे की कॉल पे ही, तहरीक लब्बैक की कॉल पे ही इसने गाजी बन के अटैक किया है। शहजाद भाई, आपको जी। नहीं लगता कि खास तौर पे पाकिस्तान के मदरसे में तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है बच्चों का? हिंदुस्तान के और दीगर दुनिया के मदारिस में भी टॉर्चर बहुत होता है बच्चों पे, मेंटल एंड फिजिकल। डोंट यू थिंक कि मदरसा रिफॉर्म्स इज ए वेरी नेसेसरी थिंग नाउ? आरिफ भाई, मैंने लगभग 2 या 3 साल पहले इस पे बहुत एक बड़ा आर्टिकल भी लिखा था जो कि अमर उजाला में, मुझे याद आ रहा है, छपा था। और मैंने कहा था कि मदरसा रिफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट नीड ऑफ द आवर। देखिए, ये बात सही है कि भारत में इतने ज्यादा संख्या में मुसलमान बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते। पर क्या वो बच्चे हमारे बच्चे नहीं है क्या? क्या वो भारत के बच्चे नहीं है क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने जब से मतलब वो पावर में आए हैं तो उनका एक लक्ष्य रहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। इस बात को समझने की हमें कोशिश करनी होगी। ये कोई नहीं कह रहा कि मदरसा सारे खराब है। ये कोई नहीं कह रहा कि मदरसा एज एन इंस्टीट्यूशन जब उसकी शुरुआत हुई होगी तब वो एक अच्छे मोटिव से या नोबल थॉट से नहीं शुरू होगी। कई सारे मदरसा जो है आगे जाकर बड़े बड़े इदारों में कन्वर्ट हुए हैं। आपको पता है, बंगाल में सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज जो है, दरअसल वो मदरसा ही उसको स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया गया है। और राजा राम मोहन रॉय से लेकर कई सारे बड़े बड़े लोग भारत के, उन्होंने तो मदरसे से ही तालीम हासिल की है। और वो क्योंकि उस समय पर प्राइमरी स्कूल तो थी नहीं गवर्नमेंट की, तो या तो ब्रिटिश वाले स्कूल्स थे या तो मदरसे थे। तो कई सारे बड़े लोगों ने मदरसे से तालीम हासिल की। पर दिक्कत क्या हुई कि धीरे 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 मदरसा जो है वो केवल और केवल एक एजेंडा के लिए एक हथियार बन चुका है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो। मैं पाकिस्तान की पहले बात करता हूं। पाकिस्तान एक, मैं पाकिस्तान को तो सॉरी मुल्क मानता ही नहीं हूं। पाकिस्तान एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एसपीवी। आर्मी का स्पेशल पर्पस व्हीकल मींस पाकिस्तान। यूजुअली क्या होता है आरिफ भाई कि एक कंट्री होती है, कंट्री की आर्मी होती है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कुछ जनरल है, आर्मी है, और उनकी एक कंट्री है स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिनका काम है कि पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा उठाकर उस पर जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों की बलियां चढ़ाओ, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदो, विदेश से अमेरिका के जो है उसके टुकड़ों पर पलो और अपनी जेबें भरो।
तो अब उस पूरे अभियान में, उस पूरे मूवमेंट में मदरसा उनका एक 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 इस्तेमाल करने का एक जरिया बन गया। मदरसा बिकेम दी सेमिनरीज ऑफ प्रीचिंग हेट, सेमिनरीज ऑफ प्रीचिंग प्रोपेगेंडा, जो आर्मी इस्तेमाल कर सकती थी ताकि उनके पास जो कैनन फॉडर, मतलब चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो आर्मी में उनको जमा करने के लिए लोग हो, उनको मेंटली भी प्रिपेयर किया जा सके और एक देश का माहौल बनाया जा सके। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में तो मदरसा केवल और केवल, इट वॉज ओनली अ एजेंडा, अ टूल ऑफ प्रोपेगेंडा, हेट, जहर, काफिरों के खिलाफ, दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ, मतलब उस तरीके से एक कंजर्वेटिविज्म का, एक ऑर्थोडॉक्सी का वहां पे एक उसको एजेंडा और टेररिज्म का उसमें कहीं ना कहीं उसमें रोल रहा है। जहां तक भारत की बात है, भारत में भी क्या हो रहा है, मदरसा को आप क्यों ब्लॉक करते हैं मॉडर्नाइजेशन से? भारत में ये बोलते हैं मोदी इज अ मुस्लिम विरोधी। मोदी ने सबसे ज्यादा पैसा, कांग्रेस की सरकारों से ज्यादा पैसा, वो कहते हैं कि मदरसे को दो और मदरसे को मॉडर्नाइज करो, मदरसे में इंग्लिश सिखाओ, मदरसे में मैथ सिखाओ। इंग्लिश और मैथ सिखाने के लिए अब जाहिर सी बात है कि जो मदरसे से पढ़े वो तो नहीं सिखा पाएंगे, तो वहां पे एक अलग से टीचर रखनी होगी। तो उसके लिए भी मैं आपको फंड देता हूं, आप टीचर को लाओ, आप कंप्यूटर खरीदने के लिए फंड ले लो, मैं आपको स्कूल डेस्क और चेयर सब चीजें बनाने के लिए दूंगा। आप मॉडर्नाइज करो मदरसे को ताकि वहां पे रिलीजियस तालीम मिले। पर रिलीजियस तालीम मिलते मिलते वो आदमी, वो लड़का, वो बच्चा वहां पर कुरान के अलावा या वो रिलीजियस टीचिंग के अलावा प्रैक्टिकल वर्ल्ड की टीचिंग से भी उसको उसका मतलब उसको सिखाया जा सके, ताकि उसके दिमाग का जो एक डायमेंशन है वो खुल जाए। तो ये करने के लिए यहाँ पर एक मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जिसका नाम है SPQEM, इस नाम से चल रहा है। पर अफसोस की बात, इतना डराया जाता है, इतना भड़काया जाता है, क्यों? लोग कहते हैं कि आपकी मदरसा का कंट्रोल ले लेगा मोदी, ये सरकारें आपके ऑटोनॉमी को छीन लेगी। अरे भाई साहब, वो कौन सी ऑटोनॉमी ले रही है? आप मदरसा बोर्ड बनाने की मांग कर लो और उसमें आप रेगुलेट करो। पर क्योंकि मदरसा इंडिया में बन चुका है फंड लेने का जरिया, वहां पे प्रोपेगेंडा फैलाने का, यहाँ पे फंड लेने का। यहाँ के क्या करते हैं लोग, यहाँ के लोग कुछ 50-100 गरीब बच्चों को इकट्ठा करते हैं, मदरसा है, ये चल रहा है, ये बताते हैं, और विदेश से, सऊदी अरेबिया से, मिडिल ईस्ट से, क्योंकि उनके पास तो बड़ा पैसा है, वहां पर जाकर ये बोलते हैं हम इन बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, पैसा दे दीजिए। तो वो भी, उनको पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर पैसा आ जाता है। तो यहाँ पर मनी मेकिंग व्हीकल बन चुका है, वहां पर टेरर स्प्रेडिंग व्हीकल बन चुका है। इस तरीके से ये एक बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों के भविष्य को खत्म करता जा रहा है। और इसीलिए मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। अब देखिए, यहाँ पर पैसा वहां से आ रहा है तो एजेंडा भी वहां का होगा। आप पैसा वहां से लोगे, सऊदी का पैसा लोगे, तो सऊदी का ही तो एजेंडा चलाओगे ना। सऊदी को क्या देखने में मजा आएगा कि भाई आप एक बहुत ही उन्हीं की तरीके के कंजर्वेटिव स्ट्रीम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। वो थोड़ी आप और मेरे जो इंटरप्रिटेशन है उसको सिखाएंगे मदरसे में। उसके लिए तो उनको लिबरल होना पड़ेगा, उसके लिए उनको बाकी के लिबरल एजुकेशन को लाने देना पड़ेगा। पर वो नहीं करेंगे क्योंकि उनका पैसा वहां से आ रहा है, वो एक ऑडियंस को केटर कर रहे हैं और वो एक एजेंडे के तहत चल रहे हैं। शहजाद भाई, इसी हवाले से अगर हम आगे बढ़े तो अक्सर हम पाकिस्तान में ये पाठ पढ़ाए जाते हैं कि हिंदुस्तान में देख लें जाके मुसलमानों की हालत जार, वो बाकी कम्युनिटी से बहुत नीचे हैं। मैं भी 2004 में अपने लीडर अल्ताफ हुसैन के साथ जब आया था भारत दिल्ली में, तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि जाओ बेटा, जाके जामा मस्जिद की तरफ जाके मुसलमानों की हालत देखो और फिर मुझे आके बताना कि क्या पोजीशन है। तो मैं जब गया तो मैंने देखा कि हम वहां पे निहारी खा रहे थे गली कासिम में। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा तुम यहाँ पे गाय के गोश्त की निहारी बेच रहे हो 2004 में, तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने कहा किसकी हिम्मत है जो यहाँ पे आंख उठा के भी देखे। और अच्छा, हालत मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने आके अल्ताफ भाई को बताया, तो उन्होंने कहा कि यही मसला है कि मुसलमान अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के हर जगह अलग बैठते हैं। क्या वजह है? कि क्या कम्युनल लीडर कसूरवार है? क्या वजह है कि इंडिया के मुसलमान मेजोरिटी आज भी मेन स्ट्रीम में शामिल ना हो सके? मैं इस तरीके से कहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान मेन स्ट्रीम में शामिल
हो नहीं सके उसके कारण अलग है, पर यहाँ पे मैं डेफिनेटली मुसलमानों की जो लीडरशिप आज तक रही है भारत में, देखो मैं आपको हमेशा मैं एक बात कहता हूं और आप इसका शायद आपके दर्शक समझेंगे कि मांगा मुसलमान दिया सलमान। सलमान खान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। उन्होंने जब मुसलमान लीडर हमने मांगा था कांग्रेस से, जो क्योंकि कांग्रेस हम लोगों की नुमाइंदगी करने का दावा ठोकती थी कि हम सेकुलर है, तो हमने मांगा मुसलमान और इन्होंने दिया सलमान खुर्शीद। मतलब मुसलमान के नाम पे इन्होंने दिया सलमान। ये इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने, और कांग्रेस का ही सबसे ज्यादा राज रहा है पिछले 50-60 सालों में, उन्होंने केवल रबर स्टैंप लीडरशिप दी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को, या मुसलमानों को कांग्रेस और सेक्युलर पार्टियों ने केवल और केवल रबर स्टैंप लीडरशिप दी। वो रबर स्टैंप लीडरशिप क्या थी? रबर स्टैंप लीडरशिप को बोला गया कि मुसलमानों को डराओ। देखो, मुसलमानों के लिए कुछ करना किसी को नहीं था। जब देश भारत आजाद हुआ तब इनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि भाई हम लोगों को अब चुनाव दर चुनाव जीतना है। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को डिसबैंड करो, ये अब एक पॉलिटिकल व्हीकल नहीं बननी चाहिए, पर नेहरू जी का प्लान था कि इसको पॉलिटिकल व्हीकल बनाना है और फिर इंदिरा जी को देना है। इंदिरा जी राजीव जी को देंगी, राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद, और सोनिया जी के बाद राहुल जी को। तो उनको एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म चलानी थी। अब प्राइवेट लिमिटेड फर्म में आपको तो चाहिए ना कि आपकी इनकमिंग शेयर होल्डर्स हो। तो भाई मुसलमान कौम को हमारा शेयर होल्डर कैसे बनाया जाए? तो मुसलमान कौम के लिए कुछ करना नहीं था, मुस्लिम कौम को डरा कर रखो। मुस्लिम कौम के लिए कर दोगे कुछ, अगर आप आज एक मुसलमान को पढ़ा लिखा लोगे, उसको पूरा आप अपॉर्चुनिटी दोगे, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी सारी चीजें दे दोगे, तो वो मुसलमान डरेगा थोड़ी। आज मैं आरएसएस से नहीं डरता। आज मैं जो बाकी चीजें बताई जाती है संघ परिवार के बारे में, मैं खुद एग्जामिन करता हूं कि भाई ये सही है या ये गलत है, इनका एजेंडा ये है या नहीं है। पर आपको आरएसएस से एक भूत दिखाना है कि आरएसएस का भूत आएगा, आपको मार देगा, आपको लिंच करेगा, आपको खत्म कर देगा, तो आरएसएस से बचाएंगे हम आपको। इसलिए आप इधर आ जाओ हमारे पास, कुछ सवाल मत पूछो। देखो, आपको गंदगी में रहना पड़ेगा, आपको झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा, स्लम में रहना पड़ेगा, आपको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, पर आपको आपकी जिंदगी मिलेगी, आपको आपकी आइडेंटिटी मिलेगी। वरना तो देखो, आपको बाकी चीजें चाहिए तो आरएसएस मार देगा, आरएसएस आपको खत्म कर देगा। तो ये आरएसएस का डर डर दिखा दिखा कर इन्होंने मुसलमानों की गेटोइजेशन, जिसे कहते हैं, गेटोइजेशन कर ली। मन की भी गेटोइजेशन और लोकेलिटी की भी गेटोइजेशन। इसीलिए मुसलमान जो है वो तो देखो, जो मुसलमान 47 में ये फैसला कर दिया है कि भाई मुझे भारत में रहना है, मुझे पाकिस्तान में नहीं जाना है, क्योंकि उसको पता था पाकिस्तान तो सबसे बड़ा फ्रॉड है दुनिया का। तो इस्लाम के नाम पर सबसे बड़ा फ्रॉड मतलब पाकिस्तान। तो मुसलमान भारत का तो तय कर चुका था कि हमको यहां रहना है, परंतु उसको मन को विभाजित करने का काम, मतलब एक जिन्ना वहां पे चले जाने के बाद यहां पर छोटे छोटे जिन्नाओं को पैदा करने का काम किया है। तो वो किया है कांग्रेस पार्टी ने। और ये ओवैसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये तमाम जो सेकुलर दल है ना, दरअसल ये मुसलमानों को मन से, लोकेलिटी से गेटोआइज करते हैं और एक छोटे से कोने में धकेल देते हैं। उन्हें कुछ रिसोर्सेज नहीं देते, सिर्फ डर दिखा दिखा कर। ये देखो, और हर 4-10 साल के बाद नया डर पैदा होता है। 10 साल पहले डर क्या था? राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, अरे आरएसएस आएगी, आरएसएस आएगी, आरएसएस आएगी। अब राम मंदिर बन गया, सारा कुछ हो गया। ये आरएसएस, ये राम मंदिर पर फिर भी झगड़ा लगाना चाहते हैं। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ओवैसी का बयान सुना होगा, समाजवादी पार्टी का। पर अब वो डर मिट चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया, मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो नया डर, लिंचिंग हो जाएगी। अरे आपका नाम मुसलमान का नाम है, आप आरिफ हो, आप टोपी पहनते हो, आप कुर्ता डालते हो, लिंचिंग हो जाएगी। अरे भाई 150 हिंदुओं की लिंचिंग हुई, पालघर में साधुओं के, भगवाधारी साधुओं की लिंचिंग हुई, तब आपकी मंडली कहां चली गई? तो आप ये देखो, ये नया नैरेटिव अब जो बना रहे मुसलमानों को डराने का। मुसलमान में कोई गलती नहीं है। मुसलमान ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपने भारत से नहीं जुड़ना चाहता हूं, पर जब मुसलमान को ब्रेन वॉश किया जाएगा, एक डर दिखाया जाएगा, एक वोट बैंक की तरह उसका इस्तेमाल किया जाएगा। शाहीन बाग, शाहीन बाग वो लेबोरेटरी है ना सर, आपने तो पूरा मूवमेंट देखा है। शाहीन बाग में ना किसी को कुछ समझ, ना उन दादियों ने सीए पढ़ा,
ना उन दादियों ने एनआरसी की शक्ल देखी, क्योंकि आप और मैं भी नहीं देख सकते, उसका ड्राफ्ट ही नहीं है। पर दादी बोले जा रही है, दादी बोले जा रही है, दादी बोले जा रही है, दादी माँ रुक जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारे बारे में है ही नहीं वो कानून। वो कानून तो पाकिस्तानी और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हमारे जो माइनॉरिटीज है वहां पे, उनके लिए वो कानून है, उनको देता है अधिकार, लेता तो कुछ नहीं है। और ये कानून, सीए का कानून, एग्जैक्ट सेम हूबहू ये कानून 2004-5 में यूपीए की सरकार लाई, 2007 तक ये कानून रहा। मनमोहन सिंह ने 2003 में इसकी एडवोकेसी की, 1947 में सीडब्ल्यूसी के प्रोपोजिशन में उसकी एडवोकेसी की, महात्मा गांधी ने इस कानून की मांग की, इस कानून की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की। तो तब ये कानून सेक्युलर था, और अब मोदी ला रहा है तो ये कानून कॉम्युनल बन गया, और शाहीन बाग जो है वो लेबोरेटरी बन गया इन तमाम फोर्सेस, माइंडलेस लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट फोर्सेस के जमावड़े का अड्डा बन गया। तो शहजाद भाई, मुझे कई लोगों ने आपके हवाले से ये भी सवाल किया है कि आपने पहले कांग्रेस में होते थे आप, और अब आपने कांग्रेस छोड़ दी है, तो क्या इस तरह कांग्रेस से आपके जैसे स्ट्रॉन्ग लिबरल आवाजें अगर चली जाएंगी तो फिर हिंदुस्तान में ओपोजिशन पार्टीज को कैसे वोकल बनाया जा सकेगा? ये तो फिर वही एक साइड का जो आपने जो गलतियां जो खामियां बताई हैं उसी का आमा जगह बनती रहेंगी ये कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, तो कैसे फिर उसको आप वोकल बनाएंगे उन पार्टीज को? मैंने ना कभी कांग्रेस छोड़ी, और ना कांग्रेस ने कभी मुझे ऑफिशियली निकाला, और वो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन ये मुझे निकाल देंगे ऑफिशियली, तो इनके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप देख रहे हैं आज तो कई बड़ी आवाजें भी उठ चुकी है, गुलाम नबी आजाद से लेकर वो 23 लोगों ने लेटर लिखा, उन्होंने कहा दरअसल कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक तरीका, एक जरिया है देश सेवा करने का। मैं कांग्रेस पार्टी में गांधी वाड्रा परिवार का वेटर बनने तो गया नहीं था। मैं देश हित के ऊपर परिवार हित को नहीं रख सकता, ना ही दल हित को रख सकता हूं। तो अगर देश हित से काउंटर करेगी परिवार हित की बात, तो मैं तो देश हित को चुनूंगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी को पर हम परिवार मुक्त बनाएंगे। देखिए, शहजाद मुक्त नहीं बनी है कांग्रेस, और ना बनेगी, और आगे जाके कांग्रेस पार्टी को हम लोगों को परिवार मुक्त बनाना ही सबसे मेन काम है। इसीलिए देखिए, मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, बड़े सारे लोग जो कांग्रेस से निकले वो बीजेपी चले गए, वो कहीं और चले गए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि एक दिन कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी उसको होनी चाहिए, जिस तरीके से उसको होना चाहिए, वो बदलाव आना चाहिए उसमें, ताकि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और तमाम जो दल है वो राष्ट्र हित की बात करके देश को आगे ले जा सके। एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी का होना बहुत जरूरी है। परंतु जब तक इस पार्टी की अध्यक्षता केवल एक परिवार के हाथ में होगी, जब तक ये पार्टी के नाम पर एक पारिवारिक फर्म बनी रहेगी, जब तक इस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगा, पर ये पूरे देश में घूमेंगे और बोलेंगे लोकतंत्र बचाओ, जब तक इस पार्टी में चुनाव नहीं होंगे, जब तक ये पार्टी देश हित की नहीं बात करेगी, बल्कि चाइना हित, पाकिस्तान हित, परिवार हित, सोनिया हित, राहुल हित, प्रियंका हित, इन चीजों की बात करेगी, तब तक शहजाद पूनावाला उनका पर्दाफाश तो करता रहेगा। क्योंकि ये कांग्रेस है ही नहीं, ये नकली गांधियों की नकली कांग्रेस है। हम असली कांग्रेस को लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और असली कांग्रेस के साथ तो हर भारतीय जुड़ा है, हर भारतीय। शहजाद भाई, अभी आपने जिक्र किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से, और इसको एज सच मुसलमानों ने अपोज नहीं किया, बस कम्युनल लीडर्स ने इसको अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए वो किया। इसी तरह अयोध्या केस था, राम मंदिर वाला, फिर ट्रिपल तलाक हुआ, अब आगे जो यूनिवर्सल पीनल कोड और इस टाइप की चीजें जो आगे आ रही हैं, आप मुस्लिम ऑफ भारत को क्या मैसेज देंगे कि उनको इन सारे इश्यूज पे क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए बीजेपी को कि ये सब सही है? इनके बारे में आप किस तरह एजुकेट करेंगे कॉमन मुस्लिम को? मुझे एक बात बताइए कि ये जो भी 4-5 चीजें आपने जिक्र की है, इनमें से कौन सा ओरिजिनल जो एजेंडा था वो बीजेपी का ओरिजिनल था? ये तो तमाम ओरिजिनल एजेंडे कांग्रेस पार्टी के थे। आप आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड में,
यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बीजेपी और मोदी ने डाला क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। बड़ी बड़ी डिबेटें हुई हैं। नेहरू साहब का वक्तव्य है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। हमारा क्रिमिनल लॉ भारत में यूनिफॉर्म है, शरिया के कानून पर पेनल्टी नहीं होती। मतलब कि हिंदू को अगर मर्डर करता है वो किसी का, उसकी सजा अलग और मेरी सजा अलग नहीं है। क्रिमिनल कोड में तो हमारा यूनिफॉर्मिटी है ना। तो भाई आपको वहां पे पर्सनल लॉ नहीं चाहिए, सिर्फ सिविल लॉ में पर्सनल चाहिए। ये कैसा तर्क है आपका जी? तो कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी शुरुआत की, आज उसका अपोज करती है। कांग्रेस ने, मैंने आपको बताया, सीए को पहले लाने का काम कांग्रेस ने किया, आज वो सत्ता से बाहर हो गई तो सीए का विरोध करती है। आप आइए दूसरा एक गौ रक्षा की बात करते हैं। देश में गौ रक्षा का कानून सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टेट्स में लागू किया, कांग्रेस पार्टी ने गौ रक्षा की बात संविधान में डाली। अब वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता केरल में गौ के बच्चे को काटते हैं, ये बोलते हैं ऐसा कानून मत लाइए। इनकी मंडली आ जाती है, बोलती है जय श्री राम, युद्ध घोष बन चुका है, काऊ के नाम पर लिंचिंग हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र। तो मैं मुसलमानों से कहूंगा, ऐसे दोगले लोगों की बातों पे आप जाएंगे? आपके भले की बात है, आप ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में रहते हैं, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है क्या? है कई जगहों पे है ना। है अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो आपका कौन सा हक मारा जाएगा? आपको कौन से अधिकार से वंचित रखा जाएगा? ये कहते हैं तीन तलाक पे, तीन तलाक इन वन सिटिंग को उन्होंने बनाया, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्युनल है क्या? चलो बीजेपी कॉम्युनल, नरेंद्र मोदी कॉम्युनल, सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्युनल है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट पे भी आपको भरोसा नहीं रहा क्या? अच्छा, कई देश है जहां पर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत, इसको पूरी तरह से बैन किया गया है। मुस्लिम देश 23 या कुछ ऐसे मुस्लिम देश है, शायद पाकिस्तान का भी एग्जांपल देते, या कम से कम वहां पे एक बात चली थी कि उसको पनिशमेंट वगैरह भी देनी चाहिए। मैंने पढ़ा था ये, मैंने और क्रेडिबल सोर्स से पढ़ा था। तो वो पाकिस्तान जो मुसलमान होने का सबसे बड़ा दावा ठोकता है, मुसलमानों का देश, उसने भी उसको कर दिया क्रिमिनलाइज। तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि चंद नेता है, उनको चाहिए मुद्दा, वो मुद्दे पर वो मुसलमानों के कान में आकर फूंक देते हैं, ये देखो आरएसएस आ रही है, दे आर कमिंग फॉर यू। ये और सिर्फ सिर्फ मुस्लिम लीडर्स नहीं है इसमें, इसमें सो कॉल्ड सेकुलर लीडर्स भी है। मैं इनको कहता हूं एक आंख वाली सेकुलरवादी नेता। उनकी एक ही आंख चलती है। ये हमारे देश में लिबरलवादी और उदारवादी सेकुलरवादी लोग हैं ना आरिफ साहब, इनकी एक ही आंख, पायरेट की तरह एक ही आंख चलती है। तो उनको एक मुस्लिम की लिंचिंग दिख जाएगी, अखलाक की लिंचिंग दिखेगी, छाती पीटेंगे, कुर्ता फाड़ेंगे। और फिर पालघर में लिंचिंग होगी तो सन्नाटा छा जाता है। तो इसलिए उनको एक आंख ही दिखती है। वो जाते हैं, फूंक देते हैं कान में, देखो तुम्हारे लिए आ रहे हैं, मुसलमानों डरो, ये आ गए, ये आपको मार देंगे, ये खत्म कर देंगे। फिर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। शाहीन बाग उसी का एक एक्सपेरिमेंट था। और जैसे दिल्ली दंगे हुए, वो भी, दिल्ली दंगे क्या थे? सहयोग नहीं था, प्रयोग था। दे हैव टेस्टेड इट। दिल्ली दंगों के बाद क्या हुआ? बेंगलुरु में किया, और देश के अलग अलग हिस्सों में इनका नया मॉडल अब शुरू हो चुका है, शाहीन बाग मॉडल ऑफ राइट्स। यहाँ मैं कुछ कम्युनल जर्नलिस्ट और लीडर्स की बात करूंगा कि जैसे सबा नकवी हैं, जैसे राना साहिबा हैं, अवैसी साहब हैं। ये लोग बात तो करते हैं मुस्लिम के ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अगर आप हकीकत देखें तो सबा नकवी साहिबा शिया हैं, जबकि जो तबलीगी जमात की वो एडवोकेसी करती हैं वो सबा नकवी और शियाओं को तो मुसलमान ही नहीं मानते, वो तो काफिर कहते हैं। तो इनके बारे में बताएं कि क्या वजह है कि ये इस तरह की चीजें करते हैं। वो तबलीगी जमात जो शायद इंडिया में 5% मुसलमानों की भी नुमाइंदगी नहीं करती, लेकिन ये इसकी एडवोकेसी करते हैं, अवैसी साहब हैं जैसे। हाँ, देखिए आपने किसका नाम लिया। मैं ऐसे नकवी या नकली, सबा नकली जर्नलिस्ट है वो तो, या सबा नकवी, सॉरी माफ कीजिएगा, जुबान फिसल जाती है नकवी और नकली में। तो जो भी है उनका नाम, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा महान ट्वीट किया था, और उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था
कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता है, उन्होंने शायद सीए के मामले पे किया था, मेरे पास वो ट्वीट पड़ा है उनका, कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमें भरोसा नहीं रहा, अब सुप्रीम कोर्ट की भी मत सुनो। ये इस तरीके के जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे के खिलाफ आप एक पूरे समुदाय को भड़काते हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लोगों को आक्रोशित करते हैं, और आप संविधान बचाने की बात करते हैं। भाई संविधान बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो ट्वीट मत करो इस तरीके से भड़काने की। दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये तबलीगी जमात, ये कैसे पूरे मुसलमानों के नुमाइंदगी करने का ठेका ले लिया इन्होंने। अगर हम जमात के एक कृत्य को, मतलब उन्होंने जिस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कोरोना फैलाने का काम किया, तो हमने जमात के उस वन एक्शन को, ऐसा नहीं कोई बोल रहा था कि पहले से हम लोग जमात को टारगेट कर रहे थे, तबलीगी जमात को गालियां दे रहे थे, उसको कुछ बोल रहे थे, और फिर एक नया मुद्दा मिल गया। इस मुद्दे पर लोगों ने कहा कि जो जमात के एक्शंस थे वो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल थे, तो ये नकली जर्नलिस्टों ने, चाहे सबा नकली हो या कोई और हो, उन लोगों ने इसको असॉल्ट ऑन ऑल मुस्लिम्स बना दिया, जैसे कि तबलीग जमात तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, तबलीग जमात की जो डॉक्ट्रिन है उसमें तो खुद सबा नकवी फिट नहीं होती, उनके नजरिए वर्ल्ड व्यू से तो ये खुद उनके लिए काफिर है या जो भी है, मतलब शी इज अपोस्टेट और शी इज नॉट वर्दी इनफ टू बी अ मुस्लिम। तो बस, पर दरअसल सबा नकवी तबलीग जमात का बचाव नहीं कर रहे। सबा नकवी और सबा नकवी की जो ब्रिगेड है, अरुंधति रॉय है, राणा अयूब है, दे आर दी पास मास्टर्स ऑफ स्प्रेडिंग फियर मॉन्गरिंग, जो एक बोलते हैं ना, ये फियर मॉन्गरिंग लॉबी है। अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है। कुछ लोगों का डायरेक्ट रोल क्या है कि भाई जाओ और दंगे करो, पीएफआई के जैसे लोग जो है, वो उनकी डेजिग्नेशन है, यू आर दी पीपल फॉर इंसाइटमेंट, पीएफआई। तो पीपल फॉर इंसाइटमेंट जाकर सड़क पर जाकर पत्थर फेंकेंगे, दंगे करेंगे, मारेंगे, गोलियां चलाएंगे। फिर एक तबका है ताहिर हुसैन जैसा, जो ताहिर हुसैन, उमर खालिद जैसा, जिनको अभी दिल्ली दंगों में यूएपीए में चार्ज किया है, वो लोग जो है वो पूरी प्लानिंग करते हैं दंगों की, कि कैसे पूरे शहर को जलाकर 53 लोगों को मारना है। पर जो तीसरी लॉबी है ना, मैं उसको कहता हूं ओवरग्राउंड वर्कर्स। जैसे नक्सल्स के भी, अर्बन नक्सल्स जिसको कहते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, वो टीवी पर आते हैं, और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स टीवी पर आकर, एक तो होता है, मैं हमेशा दिखाता हूं, ये विक्टिम कार्ड, ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, उनके पास हमेशा उनकी जेब में होता है। हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, लाइसेंस कार्ड होता है, उनके पास विक्टिम कार्ड होता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो फेमिनिज्म, कभी मुस्लिम, कभी और कुछ इस्लामोफोबिया, ये विक्टिम कार्ड वो खेलने के लिए उनको पहले तो आगे किया जाता है। उनके चेहरे अच्छे अच्छे होते हैं, ये गुड़ी गुड़ी, वो एकदम मायूस, थके हुए, बुद्धिजीवी, ऐसे उनको प्रस्तुत करके उनको मीडिया पर लाया जाता है। दूसरा उनका काम होता है कि किसी भी चीज को लेजिटिमाइज करना, और तीसरा उनका काम होता है कि देश में कुछ भी हो जाए, किसी पेड़ से पत्ता भी गिर जाए या किसी जंगल में मोर मर जाए, तो नरेंद्र मोदी से उसको लिंक करना है, बीजेपी और आरएसएस से लिंक करना है, और मुसलमानों को बताना है, देखो पत्ता गिर गया, मोदी ने पत्ता तोड़ा और अब वो तुम्हारा घर तोड़ेगा, डर जाओ डर जाओ डर जाओ। तो कोई भी टॉपिक को मोदी से लिंक करना, विक्टिम कार्ड खेलना, इस्लामोफोबिया छा गया ये बताना, ये इस खूबसूरत चेहरे, जिना बिना पर्दे वाला जो चेहरा है, उनका काम है, और वो इसलिए टीवी पे आते हैं। मैं स्लीपर सेल तो नहीं कहूंगा, पर ये डेफिनेटली टॉकिंग सेल है, टॉकिंग सेल है ये इन पूरे गैंग्स के। रूट कॉज ऑफ इश्यूज इन साउथ एशिया, जम्मू एंड कश्मीर, उसकी तरफ आते हैं। अब्दुल्ला खानदान ने शुरू से ही कश्मीर को एक ब्लैकमेलिंग के स्टफ के तौर पे यूज किया, और अब इस खानदान के एक महान नेता फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीरीज वुड बी बेटर विद चाइना देन इंडिया। क्या कहेंगे आप आज कश्मीरी के बारे में, कि वो ग्राउंड पे उनका क्या जज्बा है? आया वो भारत के साथ है, चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, और जनरली मुसलमानों को क्या कश्मीर सॉल्व हो चुका? आपको मेरी आवाज आ रही है आरिफ साहब? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा सा फ्रीज हुआ था, पर मुझे लगता है अभी ठीक है कनेक्शन।
ऐसा है। और पता नहीं आजकल चाइना कहाँ कहाँ घुसा हुआ है, पता नहीं चाइना की जैसे बात आई फ्रीज होने लग गया। एनीवे तो मैं कह रहा हूं कि जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब को चाइना बड़ा पसंद है और वो कह रहे कि कश्मीरियों को और चाइना के बारे में वो कह रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको रोज खबरें मिल रही होगी कि किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप और जी जिनपिंग लाखों चाइनीज मुस्लिम्स को कंसंट्रेशन कैंप में डाल रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि उनका नाम मोहम्मद नहीं हो सकता, कुरान नहीं रख सकते। उनको किस तरीके की उनकी बीवियों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, जिनजियांग प्रोविंस में जिस तरीके से उनके साथ काम किया जा रहा है, हो सकता है कि वो सारी चीजें देखकर उनको लगा होगा कि चाइना तो सबसे बेहतरीन मुल्क है मुसलमानों के लिए। तो मुझे लगता है अगर ऐसी उनकी है इच्छा, तो भारत सरकार को अरेंजमेंट करके एक चाइनीज वहां पे उनको भेज देना चाहिए, जहां पे उनको लगता है कि मुसलमानों के लिए एक हेवन है, जन्नत बनाई है चाइना ने। तो वहां पे उनको पर्सनली जाकर एक्सपीरियंस करने के लिए उस जन्नत को सबसे पहले अगर किसी को भेजना चाहिए तो मुझे लगता है फारूक साहब को भेजना चाहिए। वैसे भी वो दुखी है भारत से, पहले पाकिस्तान के गुण गाया करते थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, पीओके की बात मत करो, अरे भाई कश्मीरी बहुत आर्मी यहाँ पे अत्याचार करती है। अब उनको चाइना में बड़ा देवता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि बुरिया बिस्तर बांध कर और पूरे अब्दुल्ला परिवार को, वैसे भी अब्दुल्ला परिवार की वजह से ही जो आज हालत हुई है जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, वो उन्हीं की बदौलत है। तो अगर उनको लगता है कि वहां पर ही बेहतर है, तो उनका बोरिया बिस्तर बांधकर उनको वहां पे भेज देना चाहिए। जहां तक सवाल है सिचुएशन का, देखिए सिचुएशन जम्मू कश्मीर में क्या थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सिचुएशन दरअसल भारत की सिचुएशन से हूबहू सेम है। उस भारत की बर्बादी के पीछे एक परिवार और जम्मू कश्मीर की बर्बादी के पीछे दो परिवार। ये परिवार के बीच में जब फंस जाता है ना मामला, जब परिवार हित, देश हित या प्रदेश हित के ऊपर चला जाता है ना, तो आप इस तरीके के समझौते कराते हैं जिससे कि देश हारता है, देश के भीतर जो एक कम्युनल हार्मनी रहती है वो हारता है, माहौल बिगड़ता है। और फिर आप केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आप जो है उस प्रदेश को और उस प्रदेश के लोगों को या उस देश के लोगों को आप जो है एक कम्युनल कॉल्ड्रन में झोंक देते हैं। और यही चीज फारूक अब्दुल्ला की राजनीति से हुई, महबूबा मुफ्ती के लेट फादर की राजनीति से हुई, जिसकी वजह से लाखों कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ। और आपकी वो वॉच में हुआ, आपके लोगों ने करवाया, उसके बाद आपने आकर जस्टिफाई किया, आपने उस पर पर्दा डाला। आज भी आप उन्हें इंसाफ नहीं देते, आज भी आप उन्हें वापस आने नहीं देते, और आज भी आपके कुछ चाटुकार दरबारी पत्रकार, एक है बुरखा लगाकर वो पत्रकारिता करती है मैडम, बुरखा लगाकर, आप समझ गए होंगे कौन सी बुरखा वाली मैडम है, नेशनल पनौती ऑफ इंडिया। उन्होंने तो जस्टिफाई भी किया, उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई कश्मीरी पंडित मारे गए, बहुत अच्छा हुआ, अच्छी बात है, मानना चाहिए। तो भाई इस तरीके से उन्होंने, जिस तरीके से ये पूरा उन्होंने, और वहां पर जो हुआ तब ये लिंचिंग ब्रिगेड नहीं गई थी और ना वो लिंचिंग ब्रिगेड उसके बारे में बोलती है। मैं आपको क्या, एक आंख चलती है तो कश्मीरी जेनोसाइड हुआ वो इस ब्रिगेड के रेडार पे नहीं आता, वो सिख जेनोसाइड हुआ वो भी इसके रडार में नहीं आता। इसके रडार में केवल अखलाक पहलू खान आता है। अगर कश्मीरी पंडित मारा गया तो बहुत अच्छी बात है, कश्मीरी पंडितों का तो काम ही मारे जाना। इस तरीके से इनका नैरेटिव बना है। और ये जो लोग हैं, इनकी राजनीति के चलते ही जम्मू कश्मीर में ये सारी चीजें हुई। 370 370 आर्टिकल 370 दरअसल ब्रिज नहीं था। आर्टिकल 370 सबसे बड़ी दीवार थी, और वो दीवार खड़ी की गई लाल किले और लाल चौक के बीच में। और उस किले को और उस दीवार को खड़ी करने वाला जवाहरलाल नेहरू था, उस दीवार को बरकरार रखने वाला जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी थी। और उस दीवार को ध्वस्त करके आज पहली बार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर खासकर भारत का अभिन्न हिस्सा बने हैं। और केवल ज्योग्राफिकल एकीकरण नहीं, नॉट जस्ट द ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, बट द नेशनलिस्टिक माइंडसेट इंटीग्रेशन। आज लाल चौक पर लाल तिरंगा लहरा रहा था, और उस ऊंचाई से, जिस ऊंचाई से तो लाल किले पर भी नहीं लहरा रहा था।
आज जम्मू कश्मीर का युवा भारत की सेना ज्वाइन करना चाहता है। आज कश्मीर के साउथ कश्मीर से एक एक करके आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। पर ये रियाज नाइकू मरता है तो ये मंडली क्या बोलती है, मैथ्स टीचर मर गया। बुरहान वानी मरता है तो बोलते हेडमास्टर का बेटा मर गया। ये देखो इनकी इनकी हरकतें चेंज नहीं होगी। और ये सेम मंडली है, ये जो नकली है ना, वो यही कह रही थी। जब आतंकवादी मारा जाता है, स्टोन पेल्टर को गोली मारते हैं तो बोलती बेचारा मेरा स्टोन पेल्टर, हाय हाय। ये वही नकली मंडली है, आप समझिए इस बात को। शहजाद भाई, कश्मीर पे ही अगर हम देखें तो भारत की स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान और पीओके पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। क्या आप समझते हैं कि बगैर लड़े तो ये वापस नहीं ले सकता भारत? तो क्या आप समझते हैं कि भारत को अब ये वापस ले लेना चाहिए, जिस तौर पे भी ले सके? देखिए, पाकिस्तान कितना गया गुजरा मुल्क है। पहले तो चोरी करता है और चोरी का माल आगे जाकर चाइना को भी बेचता है। मतलब आज तो उन्होंने गिरवी रख दिया। अरे भाई, तुमने अपनी जबान गिरवी रख दी, तुमने अपने भविष्य को गिरवी रख दिया, तुमने अपनी आत्मा को गिरवी रख दी चाइना के हवाले। चाइनीज लोग आकर जूते मारते हैं पाकिस्तानियों को उन इलाकों में, कितने सारे वीडियो वायरल हुए हैं। तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो बची नहीं है। तो तुम्हें और कुछ नहीं मिला तो तुमने जो टेरिटरी हमारी चुराई है, जिस पर तुम चोर की तरह डाका डालकर बैठे हुए हो, तुमने वो भी दे दिया। तो मुझे तो लगता है कि देखिए, एक चीज तो तय है, ये जो भी इलाके इनके कब्जे में इलीगल ऑक्यूपेशन में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, पार्लियामेंट ने 94 में भी कहा था कि यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब 370 हटा दिया तो उन्होंने न केवल भारत में जो हमारा जम्मू कश्मीर जो हमारे साथ है उसके लिए बोला है, बल्कि उन्होंने एक लार्जर नैरेटिव ये बोला है कि वो दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। और बस व्हेन की देरी है कि भाई कब वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का फिर से एक तरीके से, जैसे हमारा इस जम्मू कश्मीर पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, हमारे चुनाव होते हैं, हमारी लीडरशिप आती है, वो मैटर ऑफ टाइम है। और वो हम लोग उसको किसी ना किसी तरीके से वो हमारे साथ फिर से आ ही जाएगा। उसका ज्योग्राफिकल विलय और उसका मानसिक विलय, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहजाद भाई, एक स्टेट है अच्छा, बलूचिस्तान। मैं अकेला, सॉरी सॉरी सर, ये अकेला मैं नहीं कह रहा। ये तो वो वहां का राहुल गांधी है पाकिस्तान का, और बेनजीर भुट्टो और जरदारी की उसके औलाद का नाम क्या है, बिलावल। बिलावल, द राहुल ऑफ पाकिस्तान। वो राहुल ऑफ पाकिस्तान ने भी बोल दिया था, अरे खान साहब, हम श्रीनगर के लाले हो चुके हैं, अब तो हमारे खुद के मुजफ्फरनगर बचाने के लाले हो चुके हैं, श्रीनगर पर छोड़ दो। ये उसने स्टेटमेंट दिया है कि खान साहब वो छोड़ दो श्रीनगर, अपना बचाओ पहले जो हमारे पास है। तो ये तो एक एडमिशन वहां का राहुल गांधी किया है। तो मुझे लगता है इस एडमिशन को भी मान लेना चाहिए कि मोदी जो है और भारत की सेना जो है, उसकी निगाहें और उसका रेडार कहां पर है। एक स्टेट है बलूचिस्तान। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट। कराची में बलूचिस्तान की रियासत कल्लात की एम्बेसी भी कायम होती है। फिर 1948 में जिन्ना ने उस पर कब्जा कर लिया। तब से बलूचिस्तान का इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल जेनोसाइड हो रहा है। बलूच लोग सिर्फ एक बात करते हैं कि हमें रहना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमें आजादी चाहिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि भारत की स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो पाकिस्तान खुल के कहता है कि हम उसके साथ हर तरह से मदद करेंगे, हम उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ टेररिस्ट भी भेज रहे हैं, उनको हथियार भी दे रहे हैं, हर तरह से वो कर रहे हैं। क्या वजह है कि भारत उस लेवल पे बलूचिस्तान की मदद नहीं कर रहा? मैं नहीं कह रहा कि ये टिट फॉर टैट होना चाहिए, ये इंसानियत के लिए। तो बलूचिस्तान के लिए क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए भारत में, और भारत को मदद नहीं करनी चाहिए बलोचों की? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का तो कोई हिस्सा है ही नहीं। हमने तो बलूचिस्तान को, भारत के लोगों ने बलूचिस्तान को और तिब्बत को, दोनों को इंडिपेंडेंट नेशन
और इंडिपेंडेंट पीपल ही माना है। और जो ह्यूमन राइट अट्रोसिटीज होती है वहां पर, जिस तरीके की ह्यूमन राइट अट्रोसिटीज जिसके बारे में आपने भी बहुत लगातार बोला है और जिसकी वजह से आपकी जान पर भी इतना बड़ा खतरा आया, तो उन ह्यूमन राइट अट्रोसिटीज को लगातार हाईलाइट यूनाइटेड नेशन से लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर और भारत के भी अब मीडिया पर और भी तेजी से इसको, और प्रधानमंत्री के भी वक्तव्य में इसको और भी तेजी से पुश किया जा रहा है, ताकि वो हाईलाइट हो, दुनिया देख सके कि जिस तरीके से एक 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 साइकोटिक देश पाकिस्तान बात करता है जम्मू कश्मीर के एट्रोसिटीज की, पर वो क्या करता है बलूचिस्तान में। ये तो इमरान खान का बयान है जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, कि हमारे आर्मी के लोग बॉम्ब गिराते हैं बलूचिस्तान पे। ऐसा है उनका वीडियो, मैंने देखा है वो वीडियो, कि हम बॉम्ब गिराते हैं बलूचिस्तान पर, ये हम अत्याचार करते हैं बलूचिस्तान पर। ये उनका वीडियो वायरल है, हो सकता है कि आपके यूजर्स इसको निकालेंगे। दूसरी बात, भारत का रोल क्या होना चाहिए। भारत का एक जो स्टैंड रहा है, भारत का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि हम किसी के भी डोमेस्टिक अफेयर्स में उस तरीके का हस्तक्षेप नहीं करते जिस तरीके का हस्तक्षेप अमेरिका के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे कि आप वो कई बार अपनी आर्मी को भी भेजते हैं, कई बार वो कोवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशंस कराते हैं। ये भारत का कतई तरीका नहीं रहा है, क्योंकि भारत की सभ्यता संस्कृति ये रही है कि हम सबसे शांतिप्रिय देश है और हम किसी के भी देश में शांति को भंग करने की चेष्टा नहीं करते। परंतु परंतु बट यू मस्ट रिमेंबर बांग्लादेश में क्या हुआ था। 1971 इज अ रोल मॉडल एंड अ मॉडल फॉर एवरीबडी। आप ये कतई मत भूलना कि भारत जो है, जब भारत को सही कदम उठाना होगा तो वो कदम क्या होगा, ना हम आपको वो कदम पहले से एडवांस में बताएंगे, ना वो कदम का हम आपको लिख कर देंगे, हम वो कदम उठा लेंगे। और जब वो कदम उठा लेंगे तब वो फाइनल कदम होगा। तो भारत जो है ना, भारत श्री कृष्ण की तरह है, या भारत जो है वो, उसके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। भारत हमेशा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है। भारत जुडिशियस होता है, भारत के अंदर सहनशीलता है, वो सहता है, वो तरीकों को अपनाता है, वो देखता है क्या हो रहा है, वो राइट फोरम्स का इस्तेमाल करता है। और जब नाक से ज्यादा पानी हो जाता है तब भारत ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से ना कभी कतराया है, ना आगे भी कतराएगा। तो ये बलूचिस्तान के मेरे जो तमाम साथी हैं और जो मेरे साथी तिब्बत में भी है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि देखो, भारत को जो जब स्टेप उठाना होगा ना, वो भारत स्टेप उठाकर ही रहेगा। और वो स्टेप मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो स्टेप फाइनल स्टेप होगा और वो स्टेप भारत उठाने से कभी नहीं कतराएगा। क्योंकि भारत का साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में तिब्बत के लोग हमारे लोग हैं। दलाई लामा साहब हमारे देश में रहते हैं, दलाई लामा हमारे देश में है। तिब्बत का पूरा एग्जाइल पार्लियामेंट, उनके तमाम, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में है। और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए भी, हमारे लिए जो हमारे दिल में है वो हमेशा रहेगा। अफगानिस्तान के लोग के लिए, श्रीलंका के लोगों के लिए, नेपाल के भी लोगों के लिए। हालांकि नेपाल की लीडरशिप जो है वो आजकल, उनकी लीडरशिप को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको यहाँ के कम्युनिस्ट या दोनों को मिलकर चाइना के कम्युनिस्ट बड़ा ज्यादा कुछ वो ऐसे पदार्थ जिनकी चैट्स चल रही है वो पदार्थ खिला विला रहे हैं, हो सकता है। तो इसलिए वो भी पागल हो चुके हैं। परंतु नेपाल के लोग, श्रीलंका के लोग, बांग्लादेश के लोग, बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, तिब्बत के लोग और भारत के लोग, ये तमाम लोग, सब लोग, और जो देश छूट गए वो तमाम लोग, सब लोग मिलकर हम लोग एक ही हैं। हमारे में कोई अंतर नहीं है। ये बाउंड्री है और एक दिन होगा तो बाउंड्री भी हट जाएगी, क्या है उसमें। तो बलूचिस्तान के लोग कतई ना घबराए, हम हर फोरम पे उनकी बात को उठा रहे हैं और वक्त आने पर हमें जो करना होगा। और कई चीजें ऐसी होती ना, बिना बोले भी हो जाती है, बिना बोले भी बहुत चीजें होती है, हो रही है, और उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान के लोग जानते हैं इन चीजों को। एक और मजलूम कौम है पाकिस्तान में। जैसा कि आपने कहा कि भारत के मुसलमानों ने फैसला किया था 47 में कि हम भारत से जाएंगे नहीं,
हमारी कौम, मैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, शायद आपकी वालिदा भी गुजरात से हैं, हम जूनागढ़ से हैं, और जी मेरे वालिद हमेशा रोते रहे, जी मेरी वालदा हमेशा रोती रही कि हम तो जाना चाहते नहीं थे। और जो बलवे शुरू हुए थे, ये आपको पता है कि अंग्रेजों की एक साजिश थी पाकिस्तान बनाना, और फिर इसमें ऑन बोर्ड थे जिन्ना और बाकी नेहरू साहब, और ये बलवे जी शुरू हुए थे। इसका बिगिनिंग पॉइंट था कि जब पाकिस्तान के पंजाब से सिखों की लाशों से भरी ट्रेनें पहुंची इंडिया में, तो उसका रिएक्शन आया। तो हमारे वालिद बताते हैं कि रात तक कुछ भी नहीं था, रात को अचानक बराबर के गांव पे हमला होता है, तो हमारे गांव के हिंदुओं ने हमें कहा कि भाग जाओ वरना कल इधर भी हमला हो सकता है। तो रातों रात हमारे लोग भागे और मजबूरन पाकिस्तान की तरफ धकेला गया था हमें। आज उनको मुहाजिर कहा जाता है, थर्ड क्लास सिटीजन पाकिस्तान में, कोई राइट्स नहीं। जैसे मैंने जब मैट्रिक किया तो मुझे 65% चाहिए थी कॉलेज में एडमिशन के लिए, जबकि एक सिंधी को या इंजीनियर्स को 45% पे उसी कॉलेज में एडमिशन मिलता था। फिर जॉब्स में भी कोटा सिस्टम और ये सब। इंडिया में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशंस होती हैं उनको इंकरेज करने के लिए, हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है। तो हम तो कहीं के नहीं रहे। अगर हम पे इल्जाम लगता है कि हमने पाकिस्तान बनाया, तो हम तो कहीं के नहीं रहे। और आज भी कराची, जो कि मेजोरिटी मुहाजिरों का इलाका है, वो पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को 75% देता है, लेकिन ना कोई फैसिलिटी ना कुछ। इन बेवकूफों को जो पाकिस्तान में बसते हैं, आप क्या मैसेज देंगे कि वो अब कम से कम अकल के नाखून लें? क्योंकि आज भी वो भारत को गालियां देते हैं, क्योंकि पंजाबी फौज का असर है। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान को मैं क्यों बोलता हूं कि सबसे बड़ा फ्रॉड और साइकोटिक नेशन है। उसने जब बात की जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने की और उसके लोगों ने, तब उसने कहा कि ये मुसलमानों के लिए ये होमलैंड होगा, फॉर ऑल मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तो छोड़ो भाई, बंगाली बात बोलने वाला मुसलमान इनको नहीं ठीक लगा, तो इनका वो विभाजन हो गया। ये सिंधी बोलने वाला मुसलमान इनको नहीं ठीक लगा। जो भारत से मुसलमान सरकमस्टेंसेस की वजह से वहां पर चला गया और जो आज रिग्रेट कर रहा है, उसको इन्होंने मुजाहिर बना दिया। अहमदिया को टारगेट करते हैं, शियाओं को टारगेट करते हैं, आखानियों को टारगेट करते हैं, ये तमाम मुसलमानों को टारगेट करते हैं। हिंदुओं को तो करते ही करते हैं। एक वीडियो भी आया है मेरे पास 2 दिन 3 दिन पहले, कोई आपके टेलीविजन चैनल पर कोई बेतुकी लड़की सी है, उसने बोला पता नहीं क्या स्टेटमेंट उसने दिया है, हिंदुओं की मां मरेगी। ये इस तरीके का व्यवहार तो हिंदुओं के साथ तो करते ही हैं। इसलिए 23% से आज हिंदू कितने प्रतिशत है कि इसलिए इतने सारे सिख हुआ करते हैं। वो सिख पर क्या हो रहा है, ननकाना साहब पे अटैक हो रहा है, कृष्णा का मंदिर नहीं बनने देते, किस तरीके से ये लोग माहौल बनाते हैं। परंतु पर आज सवाल ये है कि क्या आप मुसलमानों के भी दोस्त है क्या? ये आर्मी वर्दी वाले लोग ये तो केवल और केवल एक अपने छोटे से क्लब के दोस्त हैं। और वो क्लब आपका बहुत बिल्कुल सही है, पंजाबी क्लब। और ये आर्मी के नाम पे कर क्या रहा है? बताया जा रहा है कि कोई आदमी अपना प्राइवेट पास्ता का बिजनेस चला रहा है, कोई अपना कोई और बिजनेस चला रहा है। ये आर्मी के लोगों का भी अजीब अजीब शौक है। मतलब देश को तो सुरक्षित रख नहीं पाते अपने। ओसामा बिन लादेन आपके कॉम्प्लेक्स में मिल जाता है, रावलपिंडी के, है ना, आबोटाबाद के। और आप कहते हैं और आप दूसरे दूसरे बिजनेस करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको पहले ही कहा ना कि आर्मी जो है वो आर्मी भी नहीं है, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया। एक पंजाबी डोमिनेटेड उनका एक एलिट क्लास है जिसने पावर स्ट्रक्चर को कैप्चर किया है। और वो इतना इंटॉलरेंट है कि भाई हिंदू तो सिख छोड़ दो, दलित छोड़ दो, इनको तो अपने मुसलमान भी नहीं ठीक लगते जो दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं या दूसरे उनकी स्ट्रीम से है मुसलमान। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को तो मतलब एक कंट्री कहना जायज ही नहीं होगा। इट इज अ स्मॉल एक्सक्लूसिव क्लब जिसकी एक आर्मी भी है। एंड पाकिस्तान को कहना कि ये मुसलमान, तो ये लोग जो भड़कते हैं भारत के खिलाफ, ये लोग क्यों भड़कते हैं? क्योंकि उनको इस्लाम के नाम पर भड़काया जाता है। तो आज उन लोगों को जिनकी बात आप कर रहे हैं उनको एग्जामिन करना चाहिए। भाई आप लोग अगर इस्लाम का इतना बड़ा ठेका लेकर चल रहे होते तो फिर बांग्लादेश अलग क्यों हो गया? वो थोड़ी हिंदू थे, बांग्लादेशी तो मुसलमान ही थे ना। वो लैंग्वेज पे क्यों अलग हुआ आपसे?
वो आपकी क्लब से अलग हो गए, क्योंकि आपकी क्लब में उनके लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया, और उस क्लब में केवल पंजाबी डोमिनेशन हो सकता है, इसीलिए वो आपसे अलग हुए। आपके अंदर जो इंटरनल क्राइसिस चल रहा है वो भी इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपकी क्लब जो है इस्लाम का नाम बदनाम करते हुए, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हुए सारी उन चीजों को करती है, और आप इस्लाम के नाम पर भड़क कर भारत के खिलाफ जहर उगलते हो, जस्टिफाई करते हो टेररिज्म को। भाई भारत में जो मुसलमान है आपसे कई गुना ज्यादा बेहतर, और सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा स्टेबल आज कोई देश है मुसलमानों के लिए, वो भारत ही है। सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी ये नहीं है, इंडोनेशिया, मलेशिया ये नहीं है, भारत ही है मुसलमानों के लिए दी अल्टीमेट, मैं कह सकता हूं जन्नत। तो ये लोग जो भारत को मुसलमान और इस्लाम के नाम पर भड़काते हैं, इनको तो दे शुड आस्क देयर कॉन्शियंस, इनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या हो रहा है अपने देश में और दूसरों को देश में। हम बड़े खुश हैं, हाँ यहाँ पे इश्यूज होते हैं, ये मैं नहीं कहता कि कोई इशू नहीं है, पर वो इशू जो होते हैं ना, उसको मैनिपुलेट करके इस्लाम वाला इशू या मुस्लिम वाला इशू बताया जाता है, होता नहीं है। यहाँ पे लिंचिंग होती है, वो लिंचिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि आप मुसलमान हैं, वो लिंचिंग इसलिए होती क्योंकि यहाँ पर एक माइंडसेट है कि कोई कमजोर होगा तो उसको थोड़ा सा, ये लोग अपराध हो जाता है कमजोर लोगों के खिलाफ, ठीक है ना, वो हर देश में होता है। पर उस अपराधी का धर्मजात निकालना और फिर उसको बोलना कि इसके ऊपर अपराध इसलिए हुआ क्योंकि वो इस धर्मजात का है, ये गलत प्रेजेंटेशन होगा। और हमको हमारी कमियां, हमें अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स मालूम है, और हम अपने संविधान के तहत उन इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। परंतु आप लोग जो भड़का रहे हैं ना इस्लाम और कुरान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, आप एग्जामिन करो कि आज आपको शिया क्यों नहीं पसंद, आज आपको अहमदिया क्यों नहीं पसंद, आज आपको बांग्लादेशी क्यों नहीं पसंद, आपको बलोची क्यों नहीं पसंद, वो तो मुसलमान है। शहजाद भाई, एक और बुनियादी मसला है मुसलमानों के साथ सब कॉन्टिनेंट के, कि एक कंट्रोवर्शियल हदीस है गजवा हिंद के हवाले से, जिसको बहुत ज्यादा हमारे बचपन से जहनों में डाला जाता है, जबकि मेरा बचपन सऊदी अरब में गुजरा है, वहां पे कभी हमने गजवा हिंद का नाम नहीं सुना। इंडोनेशिया का मुसलमान कभी गजवा हिंद की बात नहीं करता है, दूसरे जो मुसलमान है वो नहीं करते, लेकिन सिर्फ ये पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों के जहनों में ये गजवा हिंद का कीड़ा डाला जाता है बार बार। इसको कैसे निकालें? एक्चुअली प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम इज नॉट इन दी, जैसे मैं कह सकता हूँ थियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि थियोलॉजी का प्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है और उसके साथ कुछ आइकॉन्स दे दिए जाते हैं जिनको ये लोग अपने आइकॉन्स मानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि भारत और हो सकता है पाकिस्तान में भी मुसलमानों को मुगलों के लिए बड़ा मतलब प्रेम है, बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। भाई मुगलों ने आपकी जमीन में आकर वो आक्रांता थे। बाबर आपका कोई सगा रिश्तेदार है क्या? औरंगजेब आपको बहुत प्यारा क्यों लगता है? उसने जो काम किया उसको आप क्यों डिफेंड करते केवल और केवल मुसलमान होने के नाम पर? और हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ने, कम से कम भारत की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक लायोनाइज किया गया है, उनको बहुत ग्रेट बताया गया है कि फलाना द ग्रेट, ढिमकाना द ग्रेट। इस तरीके से आज भी भारत में इन लोगों के नाम पर रोड है, और इन लोगों के नाम पर रोड हटाकर अगर हम नाम पे डाले अब्दुल कलाम साहब के नाम पर, या अगर हम नाम डाले अगर हम हामिद अब्दुल मीर के नाम पर डाले, तो इस तरीके से यहाँ पे बवाल मचता है कि भाई साहब इनको पता ही नहीं क्या। आपके रियल आइकॉन कौन होने चाहिए? आपके रियल आइकॉन प्रेसिडेंट कलाम होने चाहिए, आपके रियल आइकॉन मौलाना आजाद होने चाहिए, आपके रियल आइकॉन वो तमाम लोग होने चाहिए जो इस देश की मिट्टी में रहकर इस देश के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। पर आप बाबर को अपना हीरो बनाते हैं, आप गजनवी को अपना हीरो बनाते हैं जिसने सोमनाथ पे आक्रमण किया। तो दरअसल दिक्कत क्या है ना, जो जो थियोलॉजी है उसको प्रेजेंट करना, उसको इसमें हिस्ट्री की गलत एक नैरेटिव को डालना। यहाँ पर हिस्टोरियंस भी तो वैसे है ना सर, यहाँ पे जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, जो कांग्रेस ने बहुत बड़ा सिस्टम किया, कांग्रेस ने तमाम इन लोगों को साथ में कर दिया, हिस्टोरियंस को, कुछ जर्नलिस्ट को, दरबारी पत्रकारों को, और पूरी मंडली बनाकर उन्होंने इस वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए हर तरीके से उन्होंने एक नैरेटिव बनाया। और आज उसी की बदौलत आज
कई सारे मुसलमान मिस्टेकनली मुगलों को अपना हीरो मानते हैं, जबकि उनको हीरो नहीं मानना चाहिए। तो आज ये जो चीजें हैं, ये करेक्शन हो रहा है, पर जब ये करेक्शन होता है तो यही मंडली कहती है देखो यू आर रीराइटिंग हिस्ट्री। अरे रीराइटिंग हिस्ट्री नहीं हो रहा, वी आर राइटिंग द राइट हिस्ट्री। राइट हिस्ट्री लिखना जरूरी है। आज किसी को पता नहीं कि हेमू कौन थे। भारत में हेमू कौन है किसी को नहीं पता, सबको पता अकबर कौन है। किसी को नहीं पता कि भाई शिवाजी महाराज क्यों इतने ग्रेट थे। सबको पता है कि भाई औरंगजेब ने बहुत बड़ा काम किया। तो ये नैरेटिव्स जो है ना, इसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। शहजाद भाई, अब कुछ आ जाते हैं जी आजकल का जो बर्निंग इश्यू है बॉलीवुड की तरफ। सुशांत जी सिंह राजपूत जी के मर्डर सुसाइड जो भी है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है उससे पता चलेगा। लेकिन उसके बैकग्राउंड में ड्रग्स के हवाले से काफी चीजें आई हैं और काफी लोगों को बुलाया भी जा रहा है। बॉलीवुड बीइंग ए रोल मॉडल, लाखों लोग इस सब कॉन्टिनेंट में बॉलीवुड की तरफ जाते हैं और अपने उनके हीरोज और हीरोइंस को अपना रोल मॉडल मानते हैं। क्या आर यू शॉक्ड to learn that most of them are addicted to drugs? आई एम नॉट शॉक्ड। ये बॉलीवुड का सबसे डर्टीएस्ट पर ओपन सीक्रेट था कि बॉलीवुड में ड्रग्स बहुत आम चीज हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हर एक आदमी बॉलीवुड में ड्रग्स लेता है, पर बॉलीवुड में शामिल होने के लिए और बॉलीवुड में एक मकाम बनाने के लिए, बॉलीवुड की क्लब की एंट्री करने के लिए एक सब कल्चर ऑफ ड्रग्स बन चुका था। और इसका मतलब यह हो गया था कि अगर आप एक बॉलीवुड के परिवार में, बॉलीवुड के खानदान में एंट्री पाना चाहते हो तो ये सारी आदतें आपकी होनी चाहिए। दिस इज कंसिडर्ड टू बी कूल, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सेप्टेबल लिंगो ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ बॉलीवुड। इसीलिए अगर आप देखें, क्वान मैनेजमेंट एजेंसी है, एक क्वान मैनेजमेंट एजेंसी जिसका नाम अब ड्रग स्कैंडल में सामने आ रहा है, उसके लोग जो पकड़े गए हैं वो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कम कर रहा था और वो ड्रग मैनेजमेंट ज्यादा कर रहा था। उसके कई सारे लोग, जया साहा, करिश्मा, मधु मंटेला एक बड़े डायरेक्टर है जो क्वान के डायरेक्टर भी है, वो तमाम लोग जिनसे एनसीबी पूछताछ कर रही है। तो आज इतना बड़ा सब कल्चर बन गया था। जरूरत यह थी कि आज जब सुशांत मामले से चलकर, सुशांत मामले से इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई, रिया शौविक तक पहुंची, रिया शौविक से फिर जो खुलासे हुए ड्रग पेडलर्स तक पहुंची, ड्रग पेडलर्स से जो शुरू हुई वो वहां से फिर और उनके क्लाइंट्स कौन है और उन क्लाइंट्स में ये स्टार्स के नाम निकले और इन स्टार्स से पता करने की कोशिश की जा रही कि और भी कितना बड़ा नेक्सस है। ये जब जांच यहां तक पहुंची, तो जब एक स्वच्छ बॉलीवुड अभियान हो रहा है तो बॉलीवुड का खानदान परेशान हो रहा है। क्यों परेशान हो रहा है? बॉलीवुड का खानदान खड़े होकर पार्लियामेंट में कहता है कंगना रनौत जैसी लड़की से कि तुम थाली में छेद मत करो। अरे कंगना रनौत को तो आपको शाबाशी देनी चाहिए कि बीइंग इन बॉलीवुड उसने सबसे ज्यादा गट्स दिखाया कि भाई ये कल्चर, ये सब कल्चर चल रहा है बॉलीवुड में, इसका कुछ करना होगा, क्योंकि आपके एक्शंस को करोड़ों लोग फॉलो भी करते हैं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, भारत में, और आपके करोड़ों लोग बॉलीवुड में आना चाहते हैं और उनको संदेश ये जाता है कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, दिस इज द सब कल्चर, आपको आना पड़ेगा। तो यहां पर आपको हैश, वीड, एमडीएमए, एलएसडी, इन चीजों से आपको लिंक बनाना पड़ेगा। आपको टैलेंट के आधार पर नहीं, बल्कि उन ड्रग पार्टीज में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसके आधार पर आपकी दोस्तियां बनेंगी। इसीलिए इट इज ट्रबल, व्हाट इज ट्रबलिंग इज नॉट कि भाई बॉलीवुड में ये स्कैंडल निकला, ये तो स्कैंडल निकलना ही था, ये तो सबको पता था। परंतु जब ये स्कैंडल आज फाइनली निकला है, एक क्लीन अप की शुरुआत हुई है, तो आप कवर अप क्यों करते हो? सरकार से लेकर बॉलीवुड के ए लिस्टर्स कवर अप कर रहे हैं। अरे सर, आपको आकर बोलना चाहिए कि जी हां, हमसे गलती हुई, हम इस इंडस्ट्री को क्लीन नहीं रख पाए, चाहे 10% 20% लोग ही हो, पर हमने ये बड़ी गलती की कि 10-20% भी इसमें इतना ये आया। आप उल्टा गालियां देते हैं उन लोगों को जो इस पे क्लीन अप की बात करते हैं।
मुंबई की पुलिस के बारे में तो मैं कम ही कहूं, सुशांत में भी जीरो, दिशा में भी जीरो, ड्रग की जांच में भी कुछ नहीं कर पाए, एनसीबी को आना पड़ा। तो मुझे लगता है कि आज जो ये पूरी निकल कर आई है, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा, इनको जाना पड़ा, इन्होंने कुछ बातें मानी, कुछ बातें छिपाई। एनसीबी ने कहा कि अभी भी शक के दायरे में है, कोई इनको अक्यूज नहीं कह रहा, कोई इनको गिल्टी भी नहीं कह रहा, भारत में कोई उनका गला पकड़कर उनको कुछ सजा भी नहीं दे रहा है। परंतु एक होता है डोप टेस्ट और दूसरा होता है सच्चाई का डोप टेस्ट। सच्चाई का, ऑनेस्टी का डोप टेस्ट आज पूरे बॉलीवुड को लेना चाहिए और हर इंडस्ट्री में ड्रग कल्चर के खिलाफ खड़े होते हैं। स्पोर्ट्स को देखिए ना सर, स्पोर्ट्स में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स ड्रग्स। आप अगर ड्रग्स का डी भी आपके साथ चिपक जाता है तो पूरा स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी क्या करता है, आपको अलग कर देता है, बोलता है कि यू हैव नो प्लेस विद अस। इतना बड़ा एक्शन हो जाता है। कितने बड़े बड़े नाम जो है, जो ड्रग्स लेते पकड़े गए, उनके करियर खत्म हो गए। वो साइकिलिस्ट आपका फ्रांस वाला लांस आर्मस्ट्रॉन्ग या टेनिस प्लेयर्स, कितने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े नाम। तो ये बर्ताव बॉलीवुड क्यों नहीं करता? बॉलीवुड में ड्रगी नशेड़ी गैंग्स ऑफ गंजापुर चलता रहेगा, आप लोग टॉलरेट करते रहेंगे। आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए ना, बोलो ना नो टॉलरेंस फॉर ड्रग्स। पर ये क्यों नहीं बोलते? ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको पता है कि उन ड्रगी गैंग में अपने भी कई सारे लोग शामिल हैं। उनको अपने बच्चों की करतूतें पता है, उनको पता है कि मेरा भी बेटा करता है, तो बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी और मेरे घर पर आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, रिया वाला उन्होंने एक पोस्टर बनाया था। फाइनल एक चीज बोल दूं, रिया वाला पोस्टर क्या बनाया पता है? रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पेट्रियार्की, मी एंड यू। मैंने उसका सही विश्लेषण किया था, मैंने बोला था इसका सही विश्लेषण ये होता है, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, रिया तो गई लाइन में, अब मैं और तू, मतलब हम नेक्स्ट लाइन में हैं, हमारे पीछे आने वाली है और आ गई। शहजाद भाई, सॉरी थोड़ा टाइम ऊपर हो रहा है, 2 सवाल 3 सवाल छोटे छोटे रह जी गए जी हैं। जी जी। बहुत सारे लोगों ने आपके लिए एक सवाल भेजा है कि अगर हम अभी बॉलीवुड के सिनारियो में देखें तो बॉलीवुड इज ए मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, लेकिन ये हम्म सारे जो चक्रव्यूह इस वक्त चल रहा है, इसमें आपको हम्म कंगना जी मिलेंगी, रिया मिलेगी, दीपिका मिलेगी, हम्म। सारा श्रद्धा सारा, हाँ। जिया बच्चन बोलती हैं, हेमा मालिनी बोलती हैं, जिया प्रदा बोलती हैं। वो मर्द का सारे जो बॉलीवुड की मेल डोमिनेटेड थी ना, उनमें से किसी को बुलाया जा रहा है ना, वो कोई अपनी मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, कहाँ गए वो सब? टेक्निकली आपकी बात करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मधु मंटेला जिसका नाम मैंने लिया है वो फैंटम प्रोडक्शंस के पार्टनर है अनुराग कश्यप के साथ, और नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है। उनको बुलाया था एनसीबी ने, वो क्वान मैनेजमेंट के हिस्सा भी है और बड़े वहां पे अधिकारी है, तो उनको बुलाया गया है। उसके अलावा क्षितिज प्रसाद, जिनको गिरफ्तार किया है धर्मा प्रोडक्शन से जो था, जिसका भी ड्रग्स भी जिसके घर पे मिले, क्षितिज रवि प्रसाद, और उसके अलावा अनुभव चोपड़ा, इन लोगों को बुलाया गया। तो ये सारे इंडस्ट्री के लोग हैं, पर ये मेन है। इसके अलावा एक शायद टीवी एक्टर भी मेल जिसको बुलाया गया। पर आपका लार्जर पॉइंट ये है कि क्यों महिलाएं ज्यादा है इस पूरे रेडार पर। तो मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, एनसीबी और एनडीपीएस का जो कानून है वो मर्द और औरत में फर्क नहीं करता। पहले तो ये महिला का कार्ड खेलना सही नहीं होगा। रिया को जेल किसी मीडिया ने या किसी ने नहीं भेजा, इसको जेल कोर्ट ने भेजा है। कोर्ट ने लगातार उसकी बेल रिजेक्ट की है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत होंगे। उसके अलावा आप एक, ये मामला शुरू हुआ सुशांत से। सुशांत के मौत के बाद उसको कवर अप किया गया तो सीबीआई आई। सीबीआई आने के बाद ईडी ने जब चैट रिट्रीव किए सुशांत के, क्योंकि ईडी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखना चाहती थी, तब उनको पहला ड्रग लिंक मिला रिया के चैट में। तो उन्होंने रिया के चैट्स मंगवाए, रिया के फोन और शौविक के फोन लिए, तब वहां से बात शुरू हुई। उनका टच था पेडलर्स के साथ। तो ये पेडलर्स का जब एंगल आ गया, तब ईडी ने कहा एनसीबी आप इसमें शामिल हो जाइए, आपका ये डोमेन है। तो एनसीबी ने जब पेडलर्स के चैट निकाले और पेडलर्स से बातचीत की, पूछताछ की, तो पेडलर्स ने और नाम रिवील किए, और नाम रिवील किए तो और लोगों के नाम आए, और उन्होंने सेलिब्रिटीज के नाम देना शुरू किए, और कई सारे और भी व्हाट्सएप चैट्स आने लगे। पर वो व्हाट्सएप चैट ज्यादातर क्वान की जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जया साहा और करिश्मा प्रकाश के महिला स्टार्स के साथ थे। इसीलिए पहले राउंड में
आप देखेंगे कि श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण आ गई और रिया ने सारा का डायरेक्टली नाम लिया था, इसलिए सारा आ गई। ऐसा कोई टारगेटिंग नहीं। अब इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स पे होती है। अगर आपको फैक्ट किसी महिला के आते हैं कि महिला ने कोई गलत किया है, तो क्योंकि वो महिला है इस पे इन्वेस्टिगेशन ना हो, ये तो एनसीबी नहीं कर सकती। क्राइम इज अ क्राइम, फैक्ट इज अ फैक्ट, उसमें जेंडर नहीं होता। पर अब दीपिका, सारा, श्रद्धा से जब बातचीत होगी और भी लोगों से बातचीत होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो मेल स्टार्स करते हैं वो उनके नाम आने ही हैं और वो समन होने ही हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये लड़ाई मेन वर्सेस फीमेल की है, कि फीमेल्स को टारगेट किया जा रहा है या केवल फीमेल्स बोल रही है। और मैं तो चाहता हूं कि मेल बोले, मैं चाहता हूं अमिताभ बच्चन बोले, मैं चाहता हूं शाहरुख खान बोले, आमिर खान बोले, ऋतिक रोशन बोले, बाकी के जो बड़े बड़े सैफ अली खान बोले। उनको तो बोलना चाहिए कि क्या हो रहा है बॉलीवुड में। या तो आके कह दे कि नहीं होता है ड्रग्स बॉलीवुड में, या तो आके कहे कि हाँ कंगना रनौत सही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैन वर्सेस फीमेल इशू है, बनाया जा रहा है उसी लॉबी के द्वारा। विक्टिम कार्ड कहाँ है, ये उनके पास भी एक कॉपी है इसकी। बड़ा शिवराज चलता है हमारे देश में, जो है ना, बड़ा भाई, पॉपुलर है ये। एक इशू है नेपोटिज्म का। हम्म। जैसे सुनील गावस्कर साहब हैं, उन्होंने बड़ी हाँ। स्ट्रगल करके क्रिकेट खेलना शुरू की। किस तरह आपको पता है एक नए आदमी को अंदर आना पड़ता है, लेकिन उनके हम्म। बेटे को एक इतना जबरदस्त बैट्समैन उसका बाप था जिसने बचपन से उसको ट्रेनिंग दी, पूरा प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन वो नहीं चला क्योंकि टैलेंट नहीं था। तो जरूरी नहीं कि हम्म। बाप टैलेंटेड है तो बेटा भी चल जाएगा। यही चीज सचिन यहाँ पे तो उल्टा है। है। यहाँ पे यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अगर उल्टा। दादी टैलेंटेड होती है तो पोता तो टैलेंटेड होता ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly. अब सचिन हाँ। तेंदुलकर का बेटा है, उसका जूनियर था पृथ्वी शॉ। आज पृथ्वी शॉ आईपीएल में करोड़ों के लिए खेल रहा है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का बेटा अब तक जगह नहीं बना पाया। क्या वजह है कि हाँ। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जैसे ग्रेट एक्टर का बेटा टैलेंट ना होने के बावजूद आज भी 300-300 करोड़ की फिल्मों में उसको जबरदस्ती डाला जाता है। किस तरह रोकेंगे इस नेपोटिज्म को? मैं नहीं कहता इनका हक नहीं आने का, आए, लेकिन अगर नहीं चलता तो भी इनको धक्का मार के चलाया जाता है। तो इसमें अगर आपको शायद पता होगा कि इसी विषय पर मैं एक तरीके से कांग्रेस से जो मेरी विचारधारा दूर हुई थी, वो इसी विषय पर थी कि कांग्रेस परफॉर्मेंस को नहीं, परिवार को तवज्जो देती है। जिस सिस्टम में परफॉर्मेंस इज केप्ट बिलो परिवार, मतलब परिवार बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन परफॉर्मेंस, या मेरिट becomes more important, is माँ becomes more important than merit, जब माँ मेरिट पर हावी हो जाएगी तब राहुल गांधी जैसा सिस्टम बाहर आएगा। तो माँ वर्सेस मेरिट के चक्कर, माँ मतलब परिवार वर्सेस मेरिट के चक्कर में ये हर सिस्टम पे ये अप्लाई होता है। पॉलिटिक्स में मैंने डायनेस्टी मुक्त भारत एक कैंपेन शुरू किया, और आपने देखा होगा कि 2014 से खासकर देश ने एक ऐसा टर्न लिया है कि वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता जा रहा है। यहां तक कि डायनेस्टी के सिंहासन अमेठी को भी खाली कर दिया और वहां पर स्मृति ईरानी को बिठा दिया। अब ये मैटर ऑफ टाइम है कि और प्रधानमंत्री के सिंहासन पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, जो कि एक ओबीसी है और आपके और मेरी तरह गुजरात से उनका कनेक्शन है, और वो चाय बेचते थे। तो डायनेस्टी का जो कम से कम एक फुटप्रिंट है पॉलिटिक्स पे, उसको नेशनल स्केल पर कम वो होता जा रहा है। और जो लोग नहीं कम कर रहे हैं, मतलब जो अभी भी उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, माँ बेटा माँ बेटा माँ बेटा, इनका म्यूजिकल चेयर चलता रहता है। माँ बोल रही है मैं जाऊं, बेटा बोल रहा है नहीं तू ना जा, तुसी मत जाओ, तुसी ना जाओ। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता वही कहते हैं तुसी ना जाओ परिवार से। तो वो अगर वो रिफॉर्म नहीं होंगे तो वो पेरिश हो जाएंगे। अब आते हैं फिल्म इंडस्ट्री पे। फिल्म इंडस्ट्री हो या बिजनेस इंडस्ट्री हो या जो बाकी का देश का सामाजिक ताना बाना है, वो हमेशा पॉलिटिक्स से क्यों लेता है और पॉलिटिक्स समाज से क्यों लेती है? पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स में शुरुआती दौर में ही नेहरू जी ने इस परिवारवाद की वायरस को घुसा दिया था और इंदिरा को अपनी कैबिनेट में ले लिया था। तो ये सामाजिक रूप से भी एक्सेप्टेबल होने लगा कि भाई परिवारवादी सिस्टम को ही आगे बिजनेस में, मूवीज में, सब जगह चलाना है।
तो हर एक ने बोला कि प्रधानमंत्री अपनी बेटी को प्रमोट करेंगे तो हमारे लिए भी ठीक है, हम भी अपने बच्चों को प्रमोट करेंगे। दुकान से लेकर फिल्मों में सब जगह सिर्फ बेटा बेटी, अपने भाई भतीजे चाचा चच्चे सब लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दिया इन्होंने। पर अब एक चीज नोट कीजिए, कई बार आप जैसे बात कह रहे हैं, जैकी भगनानी, वाशु भगनानी का बेटा है, वाशु भगनानी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसका बेटा चलता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, कितनी कमर कस ले वो नहीं चलता। कई बार जैकी श्रॉफ, मतलब इतने बड़े स्टार भी नहीं है, जैकी श्रॉफ बहुत मानते हैं लोग, और उसका भी बेटा है टाइगर श्रॉफ, और मेहनत की है उसने बहुत अपने बॉडी पर, अपने स्किल्स पर। टाइगर श्रॉफ काफी पॉपुलर है आज की तारीख में। तो लोगों ने भी चॉइस करना बहुत जरूर, मतलब समझ गए हैं वो कि भाई ये भी होगा ना तो हम चॉइस करेंगे। तीसरी बात, जब तक कि सिनेमा हमारी इंडस्ट्री सिर्फ कुछ थिएटर स्क्रीन तक रिस्ट्रिक्टेड थी, फिर थिएटर स्क्रीन से बड़ी हुई तो मॉल्स में आ गई, और मॉल्स में और मल्टी स्क्रीन आने लगे, तो वो फिल्मों के लिए एक प्लेटफॉर्म बढ़ गया। तो बहुत सारे नए फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आ गए जो नॉन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म्स बनाने लगे, जिसमें कि केवल कमर्शियल फिल्म नहीं होती थी, नॉन कमर्शियल टाइप की भी होती थी, जो बहुत पॉपुलर हो गई। तो जिसकी वजह से वो बढ़ गया दायरा, तो उसमें फिर एक एंट्री होने लगी कई सारे फर्स्ट टाइमर्स की, जिसमें कि शाहरुख खान को भी हम गिन सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि शाहरुख खान भी कोई परिवार से नहीं आया था, या कई सारे लोग, नॉट सलमान खान एंड आमिर खान, क्योंकि उनका तो परिवार था। और अब जो है सबसे बेस्ट पीरियड आ गया कि भाई फिल्में तो, कोरोना से तो सभी बंद हो गया, फिल्में भी बंद ही हो गई है लगभग, अब रिस्टार्ट हो रही है, पर अब एक ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में नेटफ्लिक्स में अगर आप देखें, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon प्राइम, इस पे जो कंटेंट बन रहा है, इसमें इट डज नॉट मैटर हुज सन यू आर और हुज डॉटर यू आर। अब डेमोक्रेटाइजेशन हो चुका है पॉलिटिक्स का, जैसे डेमोक्रेटाइजेशन हो गया मोदी के आने से, और मोदी के आने से मतलब मोदी इज अ सिंबल ऑफ डायनेस्टी खत्म, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर एक बर्थराइट किसी का होना वो खत्म। तो वही चीज ओटीटीज ने किया है, मुझे लगता है कहीं हद तक मेरी ये समझ है कि ओटीटीज ने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द फिल्म स्पेस किया है, जिसमें कि इन लोगों को भी मौका मिलेगा, उनको आउटसाइडर्स को भी मिलेगा, पर टैलेंट के आधार पर। उल्टा ओटीटी पे मैं जहां तक देखता हूं, मैं इतना नहीं देखता हूं, पर मुझे बहुत सारे नए चेहरे दिखाई देते हैं, पुराने चेहरे भी होते हैं, पर नए चेहरे, आयुष्मान खुराना, ये वो लोग होते हैं। और सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया किया है। तो भारत में आज की तारीख में अगर मैं इसको समअप करूं, तो परिवारवाद का दौर राजनीतिक, सामाजिक, एंटरटेनमेंट, हर जगह परिवारवाद का दौर ढलान पर है, एंड डेमोक्रेटाइजेशन का दौर चढ़ान पर है। चाहे पॉलिटिक्स हो इन द फॉर्म ऑफ नरेंद्र मोदी, सोशल मीडिया के फॉर्म में हो इन द फॉर्म ऑफ मीडिया, या ओटीटी के फॉर्म में हो इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। शहजाद भाई, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ कई घंटों का समय चाहिए, लेकिन लोग मुझे जी। बताते हैं कि शहजाद भाई, यू आर वेजिंग ए वॉर। आप एक जंग लड़ रहे हैं और बहुत खूबसूरती से ये एक जंग लड़ रहे हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और आप एक इंस्पायरेशन है मुझ जैसे लोगों के लिए भी, कि हम आपसे बहुत सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम सर। एंड व्हाट इज योर बस मैसेज? आखिरी में मैं यही कहूंगा कि देखो, मैं तो बहुत छोटे स्केल की वॉर लड़ रहा हूं, पर बड़े स्केल की वॉर जो है, हमारे भारत के लोग, भारत के किसान, सैनिक, और जो हमारे प्रधानमंत्री ने जिन चुनौतियों का सामना किया है, या कंगना रनौत जैसी इंस्पिरेशनल फिगर्स जो जिस तरीके से आगे बढ़ती है, असली वॉर ये लोग लड़ रहे हैं। इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर हम लोग भी जुड़ पाते, अपनी बात को रख पाते, हौसला मिलता है, और आप जैसे लोग हमें प्लेटफॉर्म देते हैं, तो हम अपनी बात को रख पाते हैं। आई विश यू योर फैमिली द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ। आप खुश रहें, और कभी भी मेरे लायक कोई भी चीज हो तो आप मुझे बताएं। और आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, आपने सुबह सुबह का समय निकाला, क्योंकि मुझे लगता है वहां पे 9 या 9:30 बजे होंगे आपके, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, पर तो आप अपना पूरा संडे अब आराम से मनाएं, खुशी से मनाएं, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सलाम, जय हिंद। अजीज दोस्तों, शहजाद भाई के साथ आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे पास और भी बहुत सारे सवालात थे। अगली किसी बैठक में हम शहजाद भाई को जहमत देंगे। अजीज दोस्तों, बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।